पाक अफगान रिलेशन पर हम 3 तरह से सवाल तैयार करेंगे। एक, आवाज आ रही है जी? क्लियर है आवाज? अगर आवाज क्लियर है तो थम्स अप कर दें, हैंड रेज कर दें। ठीक होगा जी। ये तीनों तरह से जो सवाल तैयार करना है, ये हमने आज की सिटिंग में ही करना है। अब हम डेली बेसिस पे जरा टॉपिक बढ़ाने लगी, ताकि जो हमारी छुट्टियां हुई हैं उनका हम असर खत्म कर लें। टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं और खास तौर पे इन टॉपिक्स में जो फिर आ, एक अगेन ये तो तालिबान का तो करेंगे। मैं अभी अगले 1-2 सेशन में कुछ डोमेस्टिक टॉपिक्स, कुछ नए डोमेस्टिक टॉपिक्स करवाऊंगा, जरा रूटीन से हटके होंगे, क्योंकि कर तो हम रीजनल के रहे हैं, लेकिन वो केपी वालों के पेपर हैं तो उनको डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में कुछ टॉपिक्स और जो है वो जो मैं समझ रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है वो करवा दिए जाए। खैर, 3 तरह से हम करेंगे। एक, हम टॉपिक पाक अफगान रिलेशन का स्टेट नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे जी। पाकिस्तान एज अ स्टेट, हम अफगानिस्तान पर क्या व्यू हैं हमारे, एक स्टेट नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे टॉपिक। दूसरा हम टॉपिक देखेंगे पाकिस्तान तालिबान प्रॉब्लम। ये हमारा दूसरा टॉपिक होगा। ठीक है जी। और तीसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारी होगी पाकिस्तान कह रहा हूँ, सॉरी, challenges एंड अपॉर्चुनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में। ये 3 टॉपिक्स हैं जी जो आज हमने आज की सिटिंग में ही देखनी। सबसे पहले तो स्टेट नैरेटिव का टॉपिक हम देखने जा रहे हैं। स्टेट नैरेटिव के कॉन्टेक्स्ट में सीधा सीधा जो है वो टॉपिक हमारा डेवलप होना है, लेकिन इस टॉपिक में अच्छा खासा यानी खुशक टॉपिक होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, हमें देखना पड़ेगा। वी नेवर नो कि वो हमारे से किस पैटर्न पे अफगानिस्तान का सवाल पूछ ले। लेकिन ये रिलेशन हमको ज्यादा हिस्टोरिकल नहीं करना, आपको अंदाजा हो जाएगा। हमारे पाकिस्तान के जो बेसिक आप कह लेना जी प्रिंसिपल्स हैं व्हेन डीलिंग विद अफगान गवर्नमेंट, हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स रहे हैं हमेशा से, वो रहे हैं जनाब के पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, ये मजबूत होना चाहिए। ट्रेड, और खास तौर पर अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री, तो अफगानिस्तान के लिए ट्रांजिट ट्रेड, पाकिस्तान बीइंग अ स्ट्रांग ऑप्शन, कि अफगानियों के लिए हम ट्रेड का एक ट्रांजिट का रोल प्ले करें। सही। फिर एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन अफगानिस्तान पाकिस्तान की। फिर पाकिस्तान का बेसिक प्रिंसिपल के जनाब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हमारी डेवलप होनी चाहिए विद अफगानिस्तान। फिर ऑब्जेक्टिव में हमारा जॉइंट वेंचर टू एस्टैब्लिश सस्टेनेबल पीस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। फिर बेसिक, सॉरी प्रिंसिपल है। फिर बेसिक प्रिंसिपल हमारा म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस।
एक दूसरे के मामलात में, और इसमें खास तौर पर फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसको एड्रेस करने की जरूरत। सही है। सो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो कि 21st सेंचुरी में चाहे रजी तालिबान हो या ना हो, अफगानिस्तान के अंदर होने वाली किसी भी तरह की डोमेस्टिक चेंज, ये अफगानियों का मसला है जी, ये अफगानिस्तान का प्रॉब्लम है। पाकिस्तान बीइंग अ स्टेट अफगानिस्तान के साथ इन प्रिंसिपल्स पर अपने रिलेशंस डेवलप करना चाहता है। Any domestic change in Afghanistan, it has nothing to do with Pakistan, unless and until these principles are upheld. अगर ये प्रिंसिपल्स अपहेल्ड हो रहे हैं तो पाकिस्तान एज अ स्टेट समझ दिया कि भाई डोमेस्टिक चेंज जो भी अफगानिस्तान में होती है उसमें हमारा क्या इश्यू है, हमारा तो कोई मसला नहीं। सही है। और पाकिस्तान इस अपने इन प्रिंसिपल्स के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारा जो विजन है एक सस्टेनेबल पार्टनरशिप विद अफगानिस्तान, और इस सस्टेनेबल पार्टनरशिप के विजन को हम कई रीजनल एंड इंटरनेशनल फोरम्स पर हम हाईलाइट रिपीटेडली करते आए हैं जी। सही है जी। मसलन वो तमाम फोरम्स जिन पर हम इन चीजों को हाईलाइट करते आ रहे हैं उनमें एससीओ भी है, जहां पर हम हाईलाइट इस चीज को करते आ रहे हैं। ठीक है जी। यही एस्पेक्ट्स हमने, क्योंकि सार्क का मेंबर है अफगानिस्तान, हम सार्क फोरम पे भी करते हैं। हम हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंसेस 21st सेंचुरी में इसमें भी करते हैं। एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में एक स्पेशल ग्रुप है जिसको कहते हैं एससीओ कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन अफगानिस्तान, जो स्पेसिफिक जिसका नाम है एससीओ के फोरम। ठीक है जी। इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के कॉन्टेक्स्ट पाकिस्तान 21st सेंचुरी में, विद इन 21st सेंचुरी, पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट असिस्टेंस है टू अफगानिस्तान, ये 21st सेंचुरी में ये मोर देन 1 बिलियन यूएस डॉलर है जो हम 21वीं सदी में अफगानिस्तान में डेवलपमेंट असिस्टेंस, मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स, हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड ओवरऑल प्रोफेशनल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस, मुख्तलिफ काम जो हम करते आए हैं भाई अफगानिस्तान के लिए, पाकिस्तान। ठीक है जी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में ही अगर बड़ा एग्जांपल लें ना तो जिना हॉस्पिटल है काबुल में, अफगानिस्तान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसको कहा जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा और बहुत सी डेवलपमेंट्स, निश्तर किडनी सेंटर एक्सेट्रा, ये हमने बनवाए हैं। फिर रोड कनेक्टिविटीज में भी बड़ा हमने काम किया हुआ, खास तौर पर
जो ईस्टर्न अफगानिस्तान है जी, उसकी रोड कनेक्टिविटी, उसमें हमने जनाब सड़कें बिछा के दी हैं। सही है। इसी काम में स्कॉलरशिप्स भी पाकिस्तान देता रहा है जी अफगान स्टूडेंट्स को। टेंटेटिवली इन बिटवीन 400 to 500 स्कॉलरशिप्स हम 21st सेंचुरी में दे चुके हूं अफगानिस्तान। ठीक है जी। जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स और जो पार्शियल स्कॉलरशिप्स हैं, या जो हम अफगान रेफ्यूजीज जो हमारे यहाँ अभी भी मौजूद हैं, अगर उनको भी हम काउंट कर लें तो ये 3000 से ऊपर की हम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स दे चुके हैं। ठीक है जी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो फार एंड सो एज ओवरऑल पाकिस्तान की हिस्ट्री में, ओवरऑल अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशन, ये मोर देन 50,000 अफगान स्टूडेंट्स पाकिस्तान में जो है वो किसी ना किसी मद में पढ़ चुके हैं हमारी पूरी तारीख में। सही है जी। सो हम हर लिहाज से हम अफगानिस्तान में हम अपने स्ट्रेटेजिक सस्टेनेबल पार्टनरशिप के फ्रेमवर्क में एक बेहतर सस्टेनेबल अफगानिस्तान बनाने की हम एफर्ट्स कर चुके हैं। अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं, इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की इंटरप्रिटेशन हो रही है। अगर हम दूसरी तरफ आ जाएं और हम देखें फिर कि इकोनॉमिक एक्सचेंज में क्या क्या होता है, ये रिपीटेडली हम ये कह रहे हैं ना, देखें ये स्टेट नैरेटिव आ रहा है, सीधा सीधा टॉपिक आ रहा है, क्योंकि यू नेवर नो, वो आपसे पूछ सकता है ना पेपर में कि जनाब पाकिस्तान का रोल इन अफगानिस्तान इन द 21st सेंचुरी, उसको जरा हाईलाइट करें। या वो आपसे पूछ ले कि पाकिस्तान ऑलवेज डिजायर ए सस्टेनेबल अफगानिस्तान डिस्कस, पोज, इस तरह के सवाल आएंगे। तो इससे मिलते जुलते को सवाल हो जाए तो बस सीधी सीधी बातें, हमने अफगानिस्तान में भाई क्या क्या किया है, और हमने जो किया है वो कोई एहसान नहीं है भाई, हम एक सस्टेनेबल पार्टनरशिप चाह रहे हैं अपने एक नेबर कंट्री के साथ। सही जी। सो जनाब अगर हम दोनों कंट्रीज की बायलैटरल ट्रेड को हम जो है वो कॉन्टेक्चुअलाइज जो है वो करते जाएं, ठीक है जी, तो पाकिस्तान की ट्रेड ऑन एवरेज 10% इंक्रीज करती रही है जी 21st सेंचुरी में। यानी हमारी, यानी कि जब से अफगानिस्तान में रजीम चेंज हुई ना जी, वॉर ऑन टेरर के बाद से, तो हमारी ट्रेड उनके साथ ऑन एवरेज हर साल 10% इंक्रीज करती जाती, रुकी नहीं है कभी ये ट्रेड अफगानिस्तान के साथ। सो ये एक हेल्दी साइन जो है वो नजर आता है। ऑफिशियली ये ट्रेड 2 to 2.5 बिलियन यूएस डॉलर के थ्रेश होल्ड में मौजूद है ऑफिशियली, ये बायलैटरल ट्रेड। इस बायलैटरल ट्रेड को फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म में देखा जाता है जी, इसके लिए फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स डेवलप किए हैं। मसलन तमाम तरह की ट्रेड पाकिस्तान ने एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश करके ये तमाम ट्रेड जो हम पिछले 15-20 सालों में 10% उस पर इंक्रीज देखी जा रही है, तो एक प्रॉपर हमने फॉर्मल अथॉरिटी डेवलप की। अथॉरिटी का नाम है अफगानिस्तान पाकिस्तान
ट्रांजिट ट्रेड कोऑपरेशन अथॉरिटी, APTTCA। सो ये अथॉरिटी सारी ट्रेड देखती है, 2012 से चल रही है। सो हम कोई मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स अफगानिस्तान के साथ जो है वो नहीं चला रहे, तो बड़े उनके साथ एक अथॉरिटी बना के जो है वो चला रहे। इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो चैम्बर्स रहे हैं जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसमें भी जनाब हमारे ज्वाइंट वेंचर है जी। दोनों ममालिक के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वो जनाब वर्किंग रिलेशंस में डेवलप होती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान ने डेवलप की। सही। फिर क्या चीजें एक्सपोर्ट होनी है, क्या चीजें इंपोर्ट होनी है, तो ओवरऑल तो एक पाकिस्तान की इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी तो है ना जी, लेकिन अफगानिस्तान के लिए स्पेशल जॉइंट इकोनॉमिक कमीशन मौजूद है जी, जो सिर्फ अफगानिस्तान को डील करता है जी। सो ये तमाम इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म्स ये साबित करते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने इकोनॉमिक एक्सचेंज को भी बढ़ाना देना चाहता है, और इस इकोनॉमिक एक्सचेंज से अफगानिस्तान को ज्यादा बेनिफिट्स हमेशा पास्ट में रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान लैंड लॉक्ड कंट्री है, और इस लैंड लॉक्ड कंट्री को हमने ट्रांजिट ट्रेड विद इंडिया का भी ऑप्शन पास्ट में दिया हुआ कि अफगानिस्तान इंडिया के साथ पाकिस्तानी सॉइल को यूज करके ट्रांजिट ट्रेड कर सकता है। अब वो होती कैसे है, बड़ा उसमें जो है वो इश्यूज हैं, कहानी है, लेकिन ये एक जो है वो जिस तरह हमने ऊपर बात की ना जी, एक स्टेट नैरेटिव का टॉपिक है। हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हम कैसा अफगानिस्तान चाहते हैं, एक सस्टेनेबल अफगानिस्तान। समझ आ रही है? तो ये बड़ा इफेक्टिव रोल पाकिस्तान ने जो है वो प्ले किया है। समझ आ रही है? इन एडिशन टू दिस, अफगानिस्तान अपनी हिस्ट्री में थ्रू आउट इन इट्स हिस्ट्री, अफगानिस्तान में क्लैश, फिर रशियन इन्वेजन, फिर सिविल वॉर्स, फिर 21st सेंचुरी की डिस्टर्बेंसेस, इन तमाम कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स के साथ इन एडिशन टू दिस पॉवर्टी, जिन्होंने अफगान्स को कंपेल किया टू टेक रिफ्यूज इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने हर दौर में अफगान रेफ्यूजीज को जो है वो अलाउ किए। ऑफिशियली ये कुछ 3 मिलियन, 3 to 3.5 मिलियन रेफ्यूजीज, ये अभी भी पाकिस्तान में इनका स्टे मौजूद है जी। ठीक है जी, अभी भी मौजूद। अनऑफिशियली तो इससे भी ज्यादा हो सकता, लेकिन ऑफिशियल काउंट पाकिस्तान के सोर्सेज के मुताबिक ये हमारा ऑफिशियल काउंट। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज ये को 1.5 मिलियन का सोर्स देती, वो कि जो रेफ्यूजीज यूएनएचसीआर के पास रजिस्टर्ड हैं। अब सारे रेफ्यूजीज तो यूएनएचसीआर के पास रजिस्टर्ड नहीं है ना,
फैल गए हैं पूरे पाकिस्तान में। 40-40, 50-50 साल पहले जो आए हुए हैं वो तो आपकी सोसाइटी में इंटीग्रेट हो गए हुए हैं। उनकी तो डॉक्यूमेंटेशन भी आपके यहाँ हो गई हुई है, वो तो आपके ही अब सिटीजन हो गए हैं किस्म। सो हमारे रिकॉर्ड हम कहते हैं जी 3 to 3.5 मिलियन रेफ्यूजीज, और ये पाकिस्तान में फैल गए होंगे। सो हमने इनको खुले वेलकम किया जी, अपनी सोसाइटी में इंटीग्रेट किया। हाँ, जो रिटर्न भी है अफगान रेफ्यूजीज की, वो उनकी विलिंगनेस से है जी। पाकिस्तान ने कभी भी रेफ्यूजी कार्ड प्ले नहीं किया अफगान गवर्नमेंट्स को ब्लैकमेल करने के लिए, अफगान गवर्नमेंट से अपनी पॉलिसीज मनवाने के लिए। पाकिस्तान ने कभी ये भी नहीं किया जी। किसी भी तरह की अफगान गवर्नमेंट हो, उसके साथ पाकिस्तान का बॉर्डर मैनेजमेंट भी एक इशू रहा है। बॉर्डर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अफगानिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आई है पास्ट में, वो ड्यूरन लाइन पर अपनी रिजर्वेशंस रखती है। अफगानिस्तान में आने वाली कोई भी गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट, वो ड्यूरन लाइन को एक बाउंड्री लाइन शुमार नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान का रिस्पांस इस इशू पर, ये भी, हम अफगानिस्तान के साथ ब्रदरली रिलेशंस चाहते। पाकिस्तान कभी भी असर्टिव कॉन्टेक्स्ट में इस इशू पर कभी अफगानिस्तान के साथ असर्टिव नहीं हुआ। हालांकि बाय इंटरनेशनल लॉ ड्यूरेंट लाइन ही बाउंड्री बनती है। वो इसलिए क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ का स्टेटस है कि अगर कहीं पर कोई कॉलोनियल मास्टर नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो भी एग्रीमेंट करके जाता है, वो आफ्टर एग्जिट ऑफ कॉलोनियल मास्टर वो कैप्ट इंटैक्ट रहेगा जी। यानी 1893 में ब्रिटिश ने ड्यूरन लाइन डेवलप की, और एज पर इंटरनेशनल लॉ अगर वो ब्रिटिश कोई अगर एग्रीमेंट कर गए, ब्रिटिश इससे मिलता जुलता एग्रीमेंट ईरान के साथ भी करके गई, जिसको आप गोल्ड्स मिड लाइन कहते हैं, वो तो मौजूद है अपनी जगह, उस पर तो नहीं है इतने इश्यूज। तो पाकिस्तान इसको बहुत असर्टिव कॉन्टेक्स्ट में भी अपनी इस बात को मनवा सकता है, लेकिन पाकिस्तान असर्टिव नहीं होता अफगानिस्तान के साथ कि हम इन प्रिंसिपल्स को दोनों स्टेट्स के रिलेशंस में चलाना चाहते हैं। और पाकिस्तान समझता है कि अगर ड्यूरन लाइन पे इफेक्टिव फेंसिंग, जो कि पाकिस्तान के एंड पे तो कर ली गई, अगर अफगानिस्तान भी इस आइडिया को ओन कर ले, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इश्यूज ही रिजॉल्व हो जाएंगे। तो पाकिस्तान चाहे तो बड़ा इसको सख्ती के साथ एड्रेस कर सकता है, लेकिन एक नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशंस चाहता है पाकिस्तान, चाहे गवर्नमेंट कोई भी हो। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जो फ्यूचर है वो इस बात पर डिपेंडेंट है ही नहीं कि अफगानिस्तान में कैसी गवर्नमेंट हो। पाकिस्तान एक
इक्वालिटी बेस्ड, इंटरनेशनल लॉ के प्रिंसिपल्स उनको एडहर करते हुए, और एक ब्रदरली सेंटिमेंट्स दोनों तरफ प्रिवेल करते हुए पाकिस्तान ऐसे रिलेशंस चाहता है। There are few issues, concerns, like the presence of different terrorist groups in Afghanistan, like in the past, India factor, Indian presence in Afghanistan, like water disputes related to River Kabul, particularly the regime pre-Taliban, pre मतलब 2021 से पहले, pre-Taliban regime में construction of dams at Kabul, deviating water Pakistan का. Now Pakistan has no proper agreement with Kabul. काबुल के साथ या अफगानिस्तान की साथ पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट नहीं. पाकिस्तान इस पे भी विश करता है कि वाटर से रिलेटेड इस इशू पर भी एक प्रॉपर एग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का हो जाए. लेकिन इसमें भी पाकिस्तान, बीइंग अ न्यूक्लियर स्टेट एंड अफगानिस्तान बीइंग अ वीक स्टेट, पाकिस्तान कभी भी असर्टिव नहीं हुआ अफगानिस्तान. पाकिस्तान अफगानियों को साथ लेके चलने में और एक रीजन, ओवरऑल रीजनल पीस की एस्पिरेशन रखता है. एंड पाकिस्तान इज विलिंग टू गो टू एनी एक्सटेंट फॉर द accomplishment of principles highlighted above. लो जी, एक तो पूरा टॉपिक ये जो सारे का सारा झूठ का पलंदा है, लेकिन 20 सितंबर का भाई सवाल करना है हमने, रंगबाजियां नहीं मारनी. अगर हमें कोई इस तरह की नेचर का कोई सवाल आगे, अगर आगे, अगर नहीं आता तो चलो ठीक है, ये तो सीधा सीधा एक इंटरव्यूज में भी ये कहानियां काम आ जानी है. कोई हिस्ट्री चलाने की जरूरत को नहीं है. फलाने साल में 1970 में क्या हुआ, तो 47 में क्या हुआ, तो ये हुआ, तो करंट अफेयर का सवाल बनाना है उसको. वो हिस्ट्री वगैरह नहीं चलानी. वो हिस्ट्री देखने के लिए आपको बहुत पहले बता दिया था कि अब्दुल सत्तार वाली किताब ले लें, ठीक है, या वो शाहिद अमीन वाली किताब ले लें. दोनों ऑक्सफोर्ड की किताब लें, फॉरेन पॉलिसी, वो जरूर पढ़ लीजिए, लेकिन पेपर में नहीं लिख देंगे. सो एक टॉपिक तो भाई हमारा ये डेवलप होता है. इसको आप जब लिखने जाएंगे बड़े आराम से आपके ये 500 वर्ड का ये टॉपिक जो है वो डेवलप हो जाएगा, बड़ा इजीली डेवलप हो जाएगा. कोई इशू नहीं है ऐसा इतना बड़ा कि आपको लगे कि भाई ये, अगर वो सीधा सीधा सवाल पूछ लेता, वो पूछ सकता है पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस, पाकिस्तान का विजन क्या है, कैसा पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रिलेशन रखना चाहता. सो एक तो ये टॉपिक. दूसरा टॉपिक अब जिसको हम देखने जा रहे हैं वो अब जरा पाकिस्तान अफगान प्रॉब्लम, इसको देख लेते हैं. सही है जी. पाकिस्तान तालिबान प्रॉब्लम. वो मैं पूछ सकता सवाल
कि अगस्त 2021 में जब रिजीम चेंज हुई तो ये बहुत एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशंस अब बड़े पॉजिटिव हो जाएंगे। अगर कोई डिफरेंसेस हैं भी तो वो एड्रेस हो जाएंगे। हाउएवर इश्यूज एड्रेस भी नहीं हो रहे, बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं रिलेशंस डिस्कस। इस तरह का सवाल भी दे सकता हूं। मतलब ऐसा सवाल कि भाई पाकिस्तान का तालिबान गवर्नमेंट, या वो पूछ ले कि 1 ईयर कंप्लीट हो गया, आपके पेपर तक हो जाएगा 1.5 ईयर। तो वो कह दे कि जनाब या आप क्या, वो आपसे सवाल पूछ ले आफ्टर 1 ईयर एवेलुएट करें पाक अफगान रिलेशंस, वो के एवेलुएट करें, इस तरह का सवाल दे दें तो आप हाफ तो आप समरी लिख देंगे प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस जो हमने टॉपिक किया उसकी हाफ आप एक उसकी समरी लिख देंगे। लेकिन इस 1 ईयर में क्या हो रहा है फिर उसको भी आप फिर साथ बता देंगे। सो ये मुख्तलिफ प्रिटेक्स्ट में ये सवाल वो कर सकता है। ठीक है। सो भाई जो अगस्त 2021 है उनमें बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी पर्टेनिंग टू के रिलेशंस ना सिर्फ नॉर्मलाइज हो जाएंगे बल्कि ये एक अच्छे इफेक्टिव वर्किंग रिलेशन डेवलप होना शुरू हो जाए। अफगान रजीम्स 2002 से 2021 की रजीम्स अफगानिस्तान की, पाकिस्तान ये बिलीव करता रहा कि ये रजीम्स अफगानिस्तान में इस टाइम में यानी 2 डेकेड्स में अफगानिस्तान में जो रजीम्स रही हैं, इन रजीम पर बहुत ज्यादा प्रेशर रहा है, कभी यूनाइटेड स्टेट्स का, कभी इंडिया का। प्लस ये रजीम्स काफी ज्यादा नेशनलिस्ट रही और एंटी पाकिस्तान रेटरिक का यूज करती नजर आई ताकि वो अपनी लिजिटिमेसी लोगों में बनाई रखें, लोगों में एक पॉपुलैरिटी बनाई रखें। और इन्होंने इस चक्कर में एक हेट्रेड डेवलप कर दिया अफगान पीपल में टुवर्ड्स पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान ये भी समझता कि इन 2 डेकेड्स की अफगान गवर्नमेंट्स करप्ट रही। सही है, ये मिस गवर्नेंस का शिकार रही। सो क्योंकि ये देवर फेल्ड, देयर फेलियर टू डिलीवर, तो उस फेलियर टू डिलीवर के लिए अफगान लीडरशिप पाकिस्तान पे ही पॉलिटिक्स ऑफ एक्विजिशन करती रही। तो पाकिस्तान इस चीज को समझता रहा है, लिहाजा जब चेंज आई है रजीम की तो बड़ी हाई एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई अब तालिबान वापस आ गई। सो तालिबान के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस अब कोर्डियल अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस बनना शुरू हो जाएंगे जी। यही वजह है कि इनिशियल जो फेज है, खास तौर पर फर्स्ट 3 to 4 months, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इनमें हम देखते हैं 2021 में कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी
ये ज्यादा वाइब्रेंट थी इन कंपैरिजन विद अफगान गवर्नमेंट। किस चीज पे वाइब्रेंट थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगान गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करे, अफगान गवर्नमेंट को टाइम दे, अफगान गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करे, उसको एड दे, असिस्टेंस दे। सो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी वाइब्रेंट रही इसी एक्सपेक्टेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे भाई एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई है कि जो डाई हार्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स नहीं है, एंटी पाकिस्तान नहीं है। सो ये बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन ये हाई एक्सपेक्टेशंस मुकम्मल तौर पर शैटर्ड हो गई। ये जो एक्सपेक्टेशंस थी ये शैटर्ड हो गई। सही है। 2002 से 2021 की गवर्नमेंट्स, खास तौर पर 2014 से 2021, ये जो 7 इयर्स थे, इनमें एक बहुत बड़ी तादाद में टीटीपी के लीडर्स, टेररिस्ट, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी साइड पे तालिबान, दे टुक रेफ्यूज इन अफगानिस्तान। और पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशन थी कि अफगान तालिबान वुड हेल्प इन कन्विंसिंग टीटीपी टू सरेंडर, और पाकिस्तान के साथ ये पाकिस्तान के फायदे में रहेगी चीज। सही है जी। और हम ये भी देखते हैं कि इमीडिएटली जब ये अगस्त 2021 में तालिबान आए हैं, तो तालिबान, अफगान तालिबान ऑफर्ड मीडिएशन बिटवीन पाकिस्तान एंड तहरीके तालिबान पाकिस्तान। उन्होंने अपनी मीडिएशन भी ऑफर की, जिसे पाकिस्तान ने कबूल भी किया। पाकिस्तान ने इसको एक्सेप्ट किया कि जी आप मीडिएशन करें और इनको किसी नतीजे पे लेके आए। इसी नतीजे में हम देखते हैं कि 2021 के एंड में सीज फायर एग्रीमेंट भी पाकिस्तान एंड टीटीपी के दरमियान मौजूद है जी, हुआ है। लेकिन एंड क्या हुआ? एंड ये हुआ, और मसलन पाकिस्तान को ये भी था कि भाई अफगान तालिबान जिस तरीके से पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी के जरिए इनको सपोर्ट कर रहा है, तो अफगान तालिबान हमें टीटीपी के केस में बेनिफिट्स जरूर देंगे, यानी उनको कन्विंस करेंगे कि हथियार फेंक दो भाई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सही है। अफगान तालिबान का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज्यादा शॉकिंग था जी। अफगान तालिबान सजेस्टेड कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ इश्यूज को पाकिस्तान एज अ स्टेट रिजॉल्व करे, इनके इश्यूज को रिजॉल्व करे। टीटीपी के लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनको रिलीज करे।
फिर एक डायलॉग टीटीपी के साथ पॉसिबल है। दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर पाकिस्तान कि अगर यही काम करने थे तो इसके लिए हमें फिर अफगान तालिबान की क्या जरूरत है, ये तो हम खुद भी कर सकते। हमारा अल्टीमेट पर्पस तो ये है कि टीटीपी सरेंडर करे। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि टीटीपी सरेंडर करे और उनकी पीसफुल रिहैबिलिटेशन, उसमें पाकिस्तान अपना इफेक्टिव रोल प्ले करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगस्त 2021 से मई जून 2022 तक 8 इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए जाते हैं जी, जो टीटीपी की तरफ से इन पाकिस्तान हुए हैं जी, टेररिस्ट, छोटे बड़े जुल्म। सो मीनिंग देयर बाय कि अफगान तालिबान ने प्रेस नहीं किया टीटीपी को कि वो स्टॉप करे अपनी एंटी पाकिस्तान एक्टिविटीज, बल्कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को ये ऑप्शंस दिए जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिए। पाकिस्तान को ऑप्शंस दिए जी कि आप करें। सो एक तो ये बहुत बड़ा कंसर्न हुआ पाकिस्तान। दूसरी बड़ी हाई एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान की वो ये थी कि अब ड्यूरेंड लाइन का इशू हमेशा के लिए रिजॉल्व हो जाएगा। तालिबान एज अ पॉलिटिकल एक्टर, अफगान तालिबान एज अ पॉलिटिकल एक्टर, वो किसी तौर पर एंटी पाकिस्तान लेगेसी उसको नहीं चलाएंगे। और जितना हम उनको सपोर्ट कर, ये सपोर्ट एक फॉरेन पॉलिसी की कॉन्टेक्स्ट में, दूसरा पाकिस्तान से डॉलर फ्लाइट भी हुआ, फूड आइटम्स भी भेजे गए। सही। दिसंबर 2021, जनवरी फरवरी 2022, जबकि काफी स्वेयर विंटर, स्नोफॉल, गैस शॉर्टेज, जिसमें फूड आइटम्स भी बेचे। सो हमने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया और ये एक्सपेक्टेशन थी इसके रिस्पांस में कि ड्यूरेंट लाइन का इशू वंस फॉर ऑल एड्रेस हो जाएगा। सही जी। लेकिन ये इशू एड्रेस नहीं हुआ, बल्कि फर्स्ट 6 मंथ्स में 2 इंसिडेंट्स ऐसे रिपोर्ट हुए कि जहां अफगान तालिबान के लोकल कमांडर्स ने फेंस, जो अफगान पाकिस्तान बॉर्डर पे लगी हुई है, फेंस लगी हुई है, तो 2 ऐसे रिपोर्टेड इंसिडेंट्स हैं जहां अफगान तालिबान के लोकल कमांडर्स ने फेंस को रिमूव किया जबरदस्ती, बाय फोर्स, जिसका फिर पाकिस्तान ने उस पर एजिटेट भी किया, अपना कंसर्न भी हाईलाइट किया। सो ये एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो डेवलप हुआ। सो एक तरफ तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी तालिबान हमारी सपोर्ट मैकेनिज्म
में हमारे साथ डेवलप नहीं हुए, और दूसरी तरफ बॉर्डर इशू पर भी ये कंसर्न हाईलाइट, मोस्ट रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में भी, मोस्ट रीसेंट कॉन्टेक्स्ट यानी एज ऑफ सितंबर 2022 एक बड़ा कन्फ्लिक्टिंग हमें जो है वो रिमार्क्स देखने को मिलते हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी और अफगानिस्तान की तरफ से। ऐसा क्या वाकया हुआ जिसमें 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स वो शहीद हुए? पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इस पर जो स्टेटमेंट जारी की कि टेररिस्ट्स ने अफगानिस्तान से फायरिंग की और पाकिस्तान की चेक पोस्ट पर हमला करने की कोशिश की, जिसमें 3 सोल्जर्स हमारे शहीद हो गए। लिहाजा हम अफगान तालिबान गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के जो इश्यूज हैं इनको जनाब एड्रेस करे। अफगान तालिबान की तरफ से जो इस पे रिमार्क्स आए हैं सितंबर 2022 के, अभी के, ये भी कुछ ही दिन हुए, अफगान तालिबान के जो रिमार्क्स हैं वो वाज़िया तौर पे साबित करते हैं कि तालिबान पाकिस्तान के लिए इससे पिछली हुकूमतों से ज्यादा सरदर्द बन गए। अफगान तालिबान का रिस्पॉन्स आया कि कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स फेंस के बिल्कुल साथ ड्यूरन लाइन पे परमानेंट स्लैश न्यू कंस्ट्रक्शंस चेक पोस्ट की वो करने जा रहे थे, जिनको इमारात इस्लामिया, यानी वो इमारात इस्लामिया कहते हैं, उसके सोल्जर्स ने ऑब्जेक्ट किया, और इस ऑब्जेक्शन में और इस लड़ाई में फिर आपस की लड़ाई, फायरिंग हुई, जिसमें 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए। हमें इस पे गहरे दुख का हम इजहार करते हैं, और हम इसकी एक हमने कमीशन बना दिया, और इस पे हम जो है वो डिटेल्ड इंक्वायरी अब करेंगे, या मौकफ देख लें अब कि 2 गवर्नमेंट्स का, पाकिस्तान कहता है टेररिस्ट ने हम पे हमला कर दिया, अफगान गवर्नमेंट कहती है कि जनाब ये न्यू चेक पोस्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे, इनको रोका गया, उस धींगा मुश्ती में, उस चक्कर में फायरिंग हो गई जिसमें 3 मारे। ये एक सिंगल एग्जांपल साबित करती है कि जो हाई एक्सपेक्टेशंस थी वो काम नहीं कर पाई। हम देखते हैं कि पाकिस्तान opted for a swift response, यानी इवन बिफोर सितंबर 22 इंसिडेंट पाकिस्तान ने स्विफ्ट रिस्पांस डेवलप करने की कोशिश की टू सेंड अ मैसेज टू अफगान तालिबान कि पाकिस्तान कैपेसिटी टू रिजॉल्व, उसके लिए हम डिपेंडेंट नहीं हैं, वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अफगान तालिबान, हम आप पे डिपेंडेंट नहीं है। सही जी। ये ऐसी कौन सी डेवलपमेंट कर दी थी पाकिस्तान? और इस टाइम किसका फोन आ गया? हेलो, वालेकुम सलाम।
जी जी, कौन? ये रात रात 12 बजे आपको याद आ रहा है? इतनी जोर का सीएसएस आपको रात को 12 बजे आया? कोई टाइम ही देख लेता बंदा कि किस टाइम बंदा कॉल कर रहा है। क्या ख्याल है आपका? हाँ, शुक्रिया, थैंक यू। और दूसरी तीसरी बात ही नहीं गिनेगा सर। अस्सलाम वालेकुम, कब शुरू हो रहा है आपका न्यू बैच? किस सब्जेक्ट का बैच? कौन सा बैच? कोई चक्कर ही को नहीं, कोई पता ही को नहीं। तो पाकिस्तान ने अप्रैल 2022 में ये एक मैसेज भी सेंड किया अफगान तालिबान को, जिनको जरा हमारे यहाँ तो फिर नहीं बताया जाता ना। अप्रैल 2022 में पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए जी इन अफगानिस्तान, इस प्रिटेक्स्ट पे कि हम एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं उन एरियाज में जहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान के टेररिस्ट मौजूद हैं। सो ये अप्रैल 22 में की। अब आपको अंदाजा होगा कि जब आप अफगानी प्लेयरों को क्रिकेट खेलते हुए या अफगान लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को पीटते हुए, या जिस तरह अभी मोस्ट रिसेंटली क्रिकेट मैच के बाद जो कॉन्टेक्स्ट डेवलप हुआ, तो कोई ऐसे नहीं कर देता। इस एयर स्ट्राइक का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है अफगानिस्तान में, क्योंकि इस एयर स्ट्राइक से कोई क्लेम नहीं किया गया पाकिस्तान की तरफ से कि कौन सी तहरीके तालिबान पाकिस्तान की लीडरशिप को मारा गया, बल्कि इस पे इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो रिपोर्टिंग की है वो ये की है कि 20 सिविलियंस इन हमलों में देवर किल्ड। सो इस स्विफ्ट रिस्पांस ने पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज तो सेंड करने की कोशिश थी, लेकिन ये रिलेशंस को और ज्यादा प्रॉब्लमेटाइज कर गया जी। सही जी। इन्हीं के बाद अप्रैल 2022 में तहरीके तालिबान पाकिस्तान सिंस अप्रैल 22 दोबारा एक्टिव हो गई है जी। इन्होंने अपना एक बहुत, आप कह लें कि ऑफेंसिव ग्रुप बनाया पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए, जिसको नाम दिया गया अल बदर। ये एक न्यू ग्रुप डेवलप किया गया विद इन द रैंक्स ऑफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और इस ग्रुप ने सिंस अप्रैल 2022 अपनी एक्टिविटीज शुरू कर। पाकिस्तान अभी भी ऑफिशियली स्टेट ऑफ डिनायल में है। अभी भी स्टेट ऑफ डिनायल में कि नहीं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान रीसरफेस नहीं हो रही। सो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू डेवलप हो गया जी, कि एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको आप 4-5 महीने सपोर्ट करते रहे, इंटरनेशनल फोरम्स पर सपोर्ट करते रहे कि इनको रिकॉग्नाइज किया जाए, इनकी ट्रेड बंद ना किया जाए, इनके जो रिजर्व्स यूएस बैंक्स में 9 से 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के पड़े हुए हैं वो जनाब फ्रीज ना किए जाएं। सही जी। सो ये तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, एक डबल प्रॉब्लम के तौर पर डेवलप हो गया जी। अब दोनों तरफ की गवर्नमेंट्स जो हैं, दोनों तरफ
के स्टेक होल्डर्स, या गवर्नमेंट ही कहने, दोनों, या स्टेट्स कह लें। तो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव तो हमने देख लिया कि पाकिस्तान क्या समझता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका। अफगान तालिबान ये क्या पर्सपेक्टिव रखते हैं? अफगान तालिबान के पर्सपेक्टिव को अगर समझना है तो हमें थोड़ा सा अगस्त 2021 की अफगान जो डायनामिक्स हैं उनको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। टीटीपी और इसकी जो प्रेजेंस है इन अफगानिस्तान, इसको अफगान तालिबान एक एसेट के तौर पर यूज करते रहे। अफगान तालिबान के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा एनिमी है, जो सबसे बड़ा इशू है, वो आईएसआईएस का रीसर्फेस होना है इन अफगानिस्तान। अफगान तालिबान किसी तौर पर कोई दूसरा सेकंड एनिमी अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते। इफ दे वुड प्रेस तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ज्यादा प्रेस करेंगे तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान में टर्न अगेंस्ट अफगान तालिबान। तो वो किसी भी तरह टीटीपी को अपने खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कई फोरम्स इकट्ठे अपने लिए नहीं ओपन करना चाहते। ठीक है जी, ये बात समझ आती है? से क्लियर है जी? सेकंड प्रॉब्लम, अफगान तालिबान हो या टीटीपी हो, इन दोनों में ज्यादातर पश्तून्स हैं जी। और अगर ये दो ग्रुप आपस में फाइटिंग में एंगेज हो जाते हैं तो इट विल प्रोवाइड करेज टू डिफरेंट अदर एथनिक ग्रुप्स इन अफगानिस्तान के वो भी आर्म्स उठा लें। इतनी मुश्किलों से हुकूमत मिली है तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी तरह। सो इससे वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एंड पाकिस्तान की हाई एक्सपेक्टेशंस, ये एब्सोल्युटली फ्लॉड रही हैं। लिख सकते हैं पेपर में, आप फॉरेन पॉलिसी को क्रिटिक कर रहे हैं। याद रहे, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, टू नेशन थ्योरी, फाउंडिंग फादर्स खास तौर पर जिन्ना, इकबाल, सर सैयद, एंड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम एंड विद कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस को आप क्रिटिकली देख सकते हैं, पर ये नहीं कि आप इस सारे फ्रेमवर्क के एंटी नहीं जाना। इसके अलावा आप पाकिस्तान की किसी फॉरेन पॉलिसी में, भाई ये देखें जी फ्लॉड है, इसमें इशू है, इसको जनाब रीएड्रेस करने की जरूरत, आप कर सकते हैं जी। ये अच्छी तरह अपने दिमागों में बिठा लीजिए। क्लियर है जी? क्लियर है? सो ये हाईली फ्लॉड रही है जी। पाकिस्तान में होने वाली रजीम चेंज, इस रजीम पे ये अलेज किया जाता है, इट इज अलेज्ड, वैसे ये प्रूवन है लेकिन हम पेपर में लिखेंगे इट इज अलेज्ड। इट इज अलेज्ड कि जो रजीम चेंज हुई पाकिस्तान में,
they tried to convince Tehreek-e-Taliban Pakistan not to attack in Punjab. It is alleged कि ये न्यू रजीम भी डायलॉग चाहती है टीटीपी के साथ, लेकिन ये अलैज किया जाता है कि उन्होंने कहा जी पंजाब पे आपने वो नहीं करना, अटैक नहीं करना। पाकिस्तान किसी भी तरह एंटी अफगान तालिबान पॉलिसी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी पॉलिसी एक यूनियन डेवलप करवा देगी अफगान तालिबान प्लस तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, और इस यूनियन को ऑटोमेटिकली फिर एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स सपोर्ट करने लग जाएंगे जी। ठीक है जी। शॉर्ट टर्म मेजर्स ये पाकिस्तान इनका यूजेज कर रहा। पाकिस्तान ओकेजनली अपने बॉर्डर क्लोज करता नजर आता है। 5 टाइम्स हमें ये देखने को मिल रहा। अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक 5 दफा पाकिस्तान ने बॉर्डर अपना क्लोज किया ताकि इकोनॉमिक डेंट अफगान तालिबान को लगाया जाए, ताकि वो रिकंसिडर करें अपनी पॉलिसीज। डायलॉग ही बेस्ट सोल्यूशन है। ये डायलॉग पाकिस्तान को एक तो स्टेट लेवल पर विद अफगान तालिबान भी करने की जरूरत है, और डोमेस्टिक लेवल पर विद तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी करने की जरूरत है। किसी भी तरह का एग्रेशन, चाहे वो लिमिटेड हो चाहे लिमिटेड हो, वो फ्रूटफुल नहीं होगा जी। क्योंकि किसी भी एग्रेशन से गवर्नमेंट लेवल पर आप अफगानिस्तान को प्रेशराइज तो कर लेंगे, लेकिन पीपल लेवल पर उसका ब्लो बैक पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में विटनेस करने को मिलेगा। बिकॉज उन 3 से 3.5 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज जो आपकी सोसाइटी में हर जगह फैले हुए, इनमें से तो कई आपके सिटीजन्स भी बन गए हैं, लेकिन वो सेंटिमेंट्स वो रिफ्लेक्ट होते नजर आते। सो हम पीपल लेवल पर ये ब्लो बैक अफोर्ड नहीं कर सकते। इस बात को मानना पड़ेगा कि जितनी इररेशनल अप्रोच डेवलप की गई अगस्त से लेके दिसंबर जनवरी 2022 तक, ऐसा दोबारा फ्यूचर में ना किया जाए। अफगान तालिबान को किसी भी तरह से एक सपोर्टर, एक अलाय के तौर पर एक्सपेक्टेशन ना की जाए, बल्कि उन्हें उसी तरह एक स्टेट टू स्टेट रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, जस्ट लाइक एन एनी अदर स्टेट जिसके साथ आप रिलेशंस डेवलप करते हैं, उसी तरह डील किया जाए। पाकिस्तान का तालिबान प्रॉब्लम नियर फ्यूचर में रिजॉल्व होता नजर नहीं आता। किसी भी तरह। तो जब एक चीज रिजॉल्व होती नजर नहीं आ रही, तो उसको फर्दर इंटेंसिफाई करके
अपने वेस्टर्न बॉर्डर को और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना किया जाए। अब ये जो पॉलिसी ऑप्शन है ना जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इट मे बी पॉसिबल कि अगले महीने 2 महीने में कोई तब्दीलियां आ जाएं, रिलेशन में बेहतरी आ जाए, तो ये पॉलिसी ऑप्शंस बदल सकते हैं। बाकी चीजें तो सेम रहेंगी। ये पॉलिसी ऑप्शंस एज ऑफ सितंबर 2022 बात हो रही है। हाँ, जिनका केपी का पीएमएस है, अगर उनको सवाल आ जाए, अभी अक्टूबर में पेपर है, तो वो तो कर लेंगे। लेकिन सीएसएस के स्टूडेंट्स, फरवरी में पेपर है, तो ये ना ज़हन में रखना कि लो जी भट्ट साहब ने जो कह दिया, बस अब चाहे अफगान तालिबान तहरीके तालिबान को उस वक्त तक हो सकता है प्रेस कर लें, हो सकता है उनको मना लें, पाकिस्तान के साथ रिलेशंस, बॉर्डर्स पे कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो जाए, कोई रिवर्स पे बहुत बड़ा एग्रीमेंट हो जाए, तो आपके नहीं भट्ट साहब ने जो कराया था वही ठीक है, वही करंट अफेयर है। तो अक्ल का इस्तेमाल वो करके रखना है। ऐसा ना हो कि आपने सर आपने करवाया था तो हमने लिख दिया। ये एक बहुत करंट अफेयर्स में अपने दिमागों को खोल के रखना पेपर के दिन तक, वो बड़ा जरूरी है। वो ये ना हो कि आप कि जी हमारे तो टीचर ने करवाया था, तो बस वो तो उसने करवा दिया, वही करंट अफेयर है। सही। या अगले कुछ महीनों में कोई बेहतर डेवलपमेंट हो जाए, तो आप कहें ला हमारे टीचर ने कहा था कि इमीडिएटली तो प्रॉब्लम सॉल्व होता नजर नहीं आता, ये तो सॉल्व हो गया, ये कैसा टीचर है। तो जनाब इस तरह के टॉपिक्स में नथिंग इज परमानेंट। आपको अखबारों के साथ जुड़ा रहना है। मेन स्ट्रक्चर तो मैंने तैयार करवा दिया, लेकिन अगर कोई नई डेवलपमेंट आ जाती है तो उसको आप बीच में फिर कनेक्ट करने की सलाहियत नहीं, बल्कि मुकम्मल एक दिमाग जो है ना जी वो आपका होना चाहिए। ये ज़हन में रखिएगा। सही है जी। ये समझ आता है जी। अगर कहानी सारी दोनों टॉपिक्स की कि भाई हमने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 20 नंबर का सवाल अगर हमें आ गया कि जी अफगान तालिबान के साथ हमारे रिलेशंस, अफगानिस्तान में जो एग्जिट हुई है उसके बाद वो कैसे हुए हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज नॉट, आप इसको थोड़ा पहले ही मैं गलत ही बना गया था इसका हेडर। नॉट इन अ सेंस ऑफ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। लेकिन आप इसको कह सकते हैं कि आवाज आ रही है जी, कोई इशू तो नहीं है। ठीक हो गया। आप इसको कह सकते हैं, यहाँ पे इसका छोटी जगह हो जाएगी। चलो थर्ड आगे देख लेना। अफगानिस्तान regime change and response of major powers. Also options for पाकिस्तान। ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान का फ्रेमवर्क यहाँ पे जरा और तरह से आएगा, पिछले सवाल से जरा बदला होगा। तो जो चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज हैं वो यहाँ पर फिर एक सब बैडर के तौर पे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। ये बात याद रहे कि अगस्त 2021 की जो रिजीम चेंज है
in Afghanistan. It was quite unexpected for all major players. Even United States के generals in their Senate briefings, वो सितंबर 2021 में ये कह चुके कि हम इतनी तेज जो चेंज है उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। 3.5 लाख के जनाब अफगान आर्मी एक झटके में सरेंडर करती रही। इस पे कैपेसिटी बिल्डिंग, इसको बनाना, इसको हथियार देना, सारे खर्चे। टेंटेटिवली कहा जाता है कि 70 to 80% जो बजट है अफगानिस्तान का, उसको तो वेस्टर्न डोनर्स ही असिस्टेंस प्रोवाइड करते थे अफगानिस्तान की, जिसमें उनका डिफेंस भी आ जाता है, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स भी मौजूद था एट दैट टाइम, यानी प्री अगस्त 2021 में उनके टोटल बजट का इन बिटवीन 70 to 80% को वेस्टर्न डोनर्स असिस्ट करते थे। तो ये सब के लिए क्वाइट एन अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना था। इस अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना की पहले तो थ्योरेटिकल कम एनालिटिकल एस्पेक्ट्स जरा देख लेते हैं। एकेडमिया में और स्कॉलर्स ने इस जो रेजीम चेंज है इसको फरवरी 2020 के एग्रीमेंट के साथ, जो यूएस और तालिबान का एग्रीमेंट है, उसके साथ इसको कोरिलेट करके देखते हैं कि इस एग्रीमेंट में ये वाज़िया तौर पे ये मौजूद, ये नजर आ गया था कि यूनाइटेड स्टेट्स तालिबान को एक पॉलिटिकल फोर्स रिकॉग्नाइज्ड कर गई है इस एग्रीमेंट में वाज़िया तौर। इस एग्रीमेंट ज़ाहिर पुराना टॉपिक हो गया इस एग्रीमेंट का, पिछले साल तक तो ये एग्रीमेंट को बड़ी डिटेल में मैंने करवाया था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं। लेकिन इस एग्रीमेंट के टेक्स्ट से ये वाज़िया तौर पे नजर आता है। अच्छा, अब कई स्टूडेंट्स होते हैं शहजादे, वो इस तरह के मेरे जो एनालिसिस या आर्गुमेंट्स होते हैं ना, उसके बाद मुझे वॉइस नोट पे या फोन कर कॉल करके कहते हैं कि सर आपने लेक्चर में कहा था कि यूएस तालिबान का जो एग्रीमेंट फरवरी 2020 में हुआ था सर, उसमें अमेरिका ने तालिबान को एक पॉलिटिकल फोर्स रिकॉग्नाइज कर लिया है। सर ये आपने लेक्चर में कहा था, लेकिन सर उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ है नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। तो सर ये क्या बात हुई? तो पहले तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को दिली दिल में कहता हूँ कि बेटा और जाके कोई करियाने की दुकान लगा लो, लड़कियां हैं तो जाओ शादी शुदी कर लो, बच्चे बुच्चे पैदा करो, हांडी रोटी करो, ये तुम्हारे औकात का काम ही नहीं है सीएसएस करना। ये मैं दिली दिल में कह के फिर उनको बताता हूँ बेटा मैंने ये एकेडमिया का जो ओपिनियन है वो बताया है, नॉट रिकॉग्नाइज बाय स्टेट। इमाराते इस्लामिया के बारे में बात हुई, तालिबान के बारे में बात नहीं हुई। वो उस हुकूमत के बारे में बात हुई है जो तालिबान कहते हैं कि ये हमारी हुकूमत का नाम। पॉलिटिकल फोर्स इस तरह रिकॉग्नाइज की है कि तालिबान के साथ एक एग्रीमेंट पर साइन कर रही। वो 2 डेकेड से एक ग्रुप को टेररिस्ट समझते रहे हैं और फिर उसी ग्रुप के साथ एक सियासी टेबल पर बैठ के एक सियासी एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें वो सिग्नेटरी हैं। तो ये मतलब है बेटा जब कहा जाए कि उनको एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया, उनको एक सियासी कुव्वत
शुमार कर लिया एक दहशतगर्द कुव्वत की वजह, तो बेटा ये मतलब, तो फिर कहते हैं ओह अच्छा अच्छा सर। लेकिन इस सारे जुमले में जो प्रॉब्लम है वो है सर आपने कहा था, यानी वो कहते कि मैंने ये समझा, ये कोई स्टूडेंट नहीं कहता, वो कहते सर आपने कहा था। ये सीएसएस में 90% स्टूडेंट्स का ये मसला है, क्योंकि सर आपने कहा था, हमने तो ठीक सुना, हमने ठीक समझा, हमने कुछ नहीं गलत समझा, हमारी इनकैपेसिटी नहीं है सर, हमारी बहुत कैपेसिटी है, हमारी इनकैपेसिटी कोई नहीं मानता। ये कि मैं जब टीचर कह रहा है ना कि अफगान तालिबान को पॉलिटिकल फोर्स रिकॉग्नाइज कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, वो भी कम वक्त में हमें बतानी पड़ती है। वो हर तरह का स्टूडेंट तो जो है वो सीएसएस करने आ जाता, तो फिर भी मसला बनता है। तो मैं कहा भाई मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये पॉलिटिकल फोर्स का मतलब क्या है। दूसरा बड़ा इस एग्रीमेंट में जो फ्लॉ था वो ये था कि उस वक्त की अफगान गवर्नमेंट, भाई अफगानिस्तान के एक पॉलिटिकल फोर्स जिसको आपने शुमार कर लिया, अफगानिस्तान में रहते हुए आप उसके साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, और अफगान गवर्नमेंट इस एग्रीमेंट की सिग्नेटरी है ही नहीं। ये एग्रीमेंट यूनाइटेड स्टेट्स और तालिबान के दरमियान है, और अफगान गवर्नमेंट हुकूमत इसका हिस्सा ही नहीं। फिर इसमें है कि तालिबान यूएस बेसिस पर, यूएस सोल्जर्स पर, यूएस इंस्टॉलेशंस पर अटैक नहीं करेंगे। मतलब कि तालिबान फरवरी 2020 में इतने स्ट्रांग थे कि उनकी कैपेसिटी थी कि वो यूएस बेसिस या इंस्टॉलेशंस को अटैक कर सकती, और साथ फिर एग्जिट का प्लान था। सही है जी, कि अगले कुछ महीनों में हम एग्जिट कर देंगे, गो कि वो थोड़ा बहुत डिले होता गया, लेकिन अल्टीमेटली फिर ये एग्जिट करना पड़ा। और जैसे ही ये एग्जिट हुआ उसके साथ ही रजीम चेंज हो गया। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव कह लें आप, या इफेक्टिव कैपेसिटी अफगान गवर्नमेंट की, या एनी प्लान बी, के बस उनकी इंटेंशन थी बस हम एग्जिट कर जाए, दैट्स इट। सो फिर एकेडमिया स्कॉलरशिप इसको इस फ्रेमवर्क में देखती हैं कि ये हैपहैज़र्ड एग्जिट जिम्मेदार बनी रजीम चेंज की बुनियादी तौर पे पहले। यूनाइटेड स्टेट्स की एक्सपेक्टेशन ये थी कि अफगान गवर्नमेंट स्टेबल है, 3.5 लाख के सोल्जर्स हैं, और ये खुद यूएस जनरल्स ने इसको हाईलाइट किया कि इट विल टेक 2 years, कॉन्टिन्यूस 2 years की फाइटिंग हो, तब कहीं आप कह सकते हैं कि पूरे अफगानिस्तान को तालिबान टेक ओवर कर लें। लेकिन ये रजीम चेंज हुई। इस रजीम चेंज पे यूनाइटेड स्टेट्स का रिस्पॉन्स, यूनाइटेड स्टेट्स ट्राइड इट्स बेस्ट कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट को उसके रिजर्व्स को, 9 to 10 बिलियन यूएस डॉलर्स के रिजर्व्स को फ्रीज कर दिया, उसको प्रोवाइड की जाने वाली एड, डोनेशंस इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सेक्टर, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन सेक्टर, अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स एनुअल, इसको फौरी तौर पे रोक दिया। तमाम तरह के हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर की सैलरीज, जितने भी लोग काम करते हैं, अफगान बजट तो अपने टोटल बजट का
20 से 30% ये अफगान बजट से हासिल होता था, वो अपने पैसों से बना देते थे, बाकी सारा तो इसी तरह तनख्वाहें रोक दी ताकि एक क्योटिक सिचुएशन डेवलप हो, और उस क्योटिक सिचुएशन में पीपल वुड टर्न अगेंस्ट तालिबान। अमेरिकन गवर्नमेंट इस फ्रेमवर्क में सोचती रही। ये अमेरिकन सोच, ये कोल्ड वॉर की थिंकिंग रही है हमेशा से कि हालात इतने सख्त कर दो, कभी सैंक्शंस लगा के, कभी एसेट्स को फ्रीज करके, इतने सख्त कर दो कि जो भी लोकल अथॉरिटी है किसी मुल्क की, उसमें जिसकी भी गवर्नमेंट है, उसके लोग उसके खिलाफ हो जाए। ये कोल्ड वॉर थिंकिंग, कोल्ड वॉर मेंटालिटी। ये कुछ जगहों पे काम भी किया, लीबिया में काम कर गई, पीपल टर्न्ड अगेंस्ट मोहम्मद कजाफी। ये कुछ जगहों पे काम भी की, लेकिन अफगानिस्तान में ये काम नहीं कर सकी ये स्ट्रेटजी। तो जनाब, मेजर पावर्स की तरफ से जो रजीम चेंज और उसके रिस्पांस के फ्रेमवर्क में एक रशिया। रशिया के लिए ये साइमल्टेनियसली अफगानिस्तान में तालिबान का आना, ये एक एसेट भी रशियंस इसको शुमार करते रहे, एंड साइमल्टेनियसली अपने लिए एक लाइबिलिटी का वर्ड तो नहीं प्रॉपर होगा, अपने लिए एक कंसर्न भी समझते रहे। इनिशियली प्री 2021 की जो गवर्नमेंट है, जो यानी 2002 से 2021 तक की गवर्नमेंट, रशियंस इनको अपने लिहाज से एक एसेट शुमार करते रहे। इसीलिए 2001 की जो ऑपरेशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, उसको यूएन के फोरम पर रशियंस ने अप्रूवल भी दिया। रशियंस ये समझते रहे कि तालिबान फैक्टर का अफगानिस्तान में होना ये इग्नाइट करता रहा है या इग्नाइट कर सकता है मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म को इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स रशियंस के लिए हमेशा एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ, वो उसको समझते रहे जी अपने लिए, कि चाहे हमारे से आजाद तो हो गई, लेकिन यहां किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए 1990s में इवन रशिया ने नेटो के साथ वर्किंग रिलेशन बना के टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स, उनको सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में टारगेट किया, स्ट्राइक्स की। तो रशियंस के लिए 2002 से 2021 की जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट्स रही हैं, उनको वो अपने लिए एक एसेट भी समझते रहे हैं, बट साइमल्टेनियसली उनसे कंसर्न भी रहे कि ये बहुत ज्यादा प्रो यूएस, प्रो यूरोपियन यूनियन, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहा ना जी अफगानिस्तान में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट। तो ये जो इन्फ्लुएंस यूएस और यूरोपियन यूनियन का है अफगानिस्तान, ये कंसर्न रहा है रशियंस के लिए। सो जो प्रीवियस फ्रेमवर्क था वो भी था। अब जब आए अगस्त 2021, तो अब क्या करें? एज एन एसेट इस तरह बन गए कि एक प्रो यूएस, प्रो यूरोपियन यूनियन गवर्नमेंट खत्म हो गई है अफगानिस्तान में। अच्छी चीज है, इस लिहाज से एक एसेट शुमार हो गई। लेकिन एज अ कंसर्न
इसका अफगान तालिबान का आना वो इसलिए आज से कि रशियंस की न्यू फॉरेन पॉलिसी अप्रोच टुवर्ड साउथ एशिया, जिसमें ये विजिबल तौर पर साउथ एशियन कंट्रीज के साथ अपने वर्किंग रिलेशंस चाहते हैं, एक DH हाइफेनेटेड कॉन्टेक्स्ट में। यानी इंडिया के साथ हमारे रिलेशन अलहदा चल रहे, पाकिस्तान के साथ अलहदा चल रहे। हम अपने रिलेशंस इस बेस पे नहीं बनाएंगे कि क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की एनिमोसिटी है तो हम इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं करेंगे। या पाकिस्तान US के करीब है सपोज, तो हम पाकिस्तान के साथ रिलेशन नहीं, हम पास्ट में जो गलतियां करते रहे हैं वो हम नहीं करेंगे, हम एक डीहाइफेनेटेड पॉलिसी रखेंगे। हमें जो एक्सेस टू साउथ है इन टर्म्स ऑफ ट्रांजिट भी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी, उसके लिए पीसफुल अफगानिस्तान जरूरी है। और तालिबान का आना क्या पीस एस्टेब्लिश कर देगा अफगानिस्तान में, ये हमारे लिए कंसर्न। अब तालिबान का आना हमारे लिए कोई एक्सट्रीमिज्म वगैरह का इशू नहीं है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अब वहां पर एक्सट्रीमिज्म की इतना बड़ा ये इशू नहीं जो 1990s में। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में अब बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है रशियंस का। आप देख सकते हैं यूक्रेन से बहुत पहले काजाकिस्तान, किर्गिस्तान में अपना जो है वो इन्फ्लुएंस रशियंस एक्सरसाइज करके दिखा चुके हैं। इसीलिए इस पैराडॉक्स की सिचुएशन में रशियंस ने वेट एंड वॉच को ऑप्ट किया जी। रशियन ने रिकॉग्नाइज नहीं की इस चेंज को, एक वेट एंड वॉच में रशियंस चल रहे हैं और चलते नजर आ रहे हैं। रशियंस हैवंट डिसाइडेड येट कि वो अफगानिस्तान की तरफ क्या अप्रोच रखना चाहते हैं। तीसरी तरफ फिर चाइना। चाइना का कॉन्टेक्स्ट भी सिमिलर है। चाइना का कॉन्टेक्स्ट भी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में एज एन एसेट, एज अ कंसर्न के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसको भी समझने के लिए प्री-21 में जाना जरूरी है। प्री-21 में तो वही ये वाला टॉपिक ये जो सारा कि जी एज एन एसेट प्री-21। क्यों? क्योंकि 1995 से 2001 तक तालिबान की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में रही और इसका वेस्टर्न चाइना के एरियाज में मुस्लिम्स, उनमें एक्सट्रीमिज्म की टेंडेंसी बढ़ी इस फेज में। सो ये एक इन्फ्लुएंस जो है तालिबानाइजेशन का वो वेस्टर्न चाइना में फील हुआ। सो चाइनीज इस इशू पर 1990s में पाकिस्तान के साथ भी अपने कंसर्न्स हाईलाइट करते आए हैं कि भाई आपकी ये जो प्रो तालिबान पॉलिसी है 1990s की उस वक्त, तो इससे हमें तहफुजात हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में 2002 से 2021 की जो गवर्नमेंट है उसको चाइनीज भी एक एसेट के तौर पर ही देखते थे कि चलो एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जिसमें फनेटिसिज्म, एक्सट्रीमिज्म का एस्पेक्ट नहीं है, तो रीजन में फिर ये आइडिया जो है वो प्रेस जो है वो हो रहा है। ऊपर से पाकिस्तान भी टेररिस्ट के खिलाफ है। सो ओवरऑल जो है वो हमारे हमारे एरियाज में भी फिर अब पहले जैसी वो फनेटिसिज्म ऑपरेट नहीं करेगी। कुछ ज़ाहिर उन्होंने अपने एरियाज में खुद भी जो है वो काफी प्रेसिंग रहे काफी, लेकिन तालिबान ना आए ये हमारे इंटरेस्ट में नहीं, हमारे डोमेस्टिक इंटरेस्ट इफेक्ट होते हैं। सो फिर ये जो प्री-2021 यानी कि 2002 से 2021 की गवर्नमेंट है वो उनके लिए वो एसेट ही शुमार करते थे।
सही। अब कंसर्न कैसे है? कंसर्न इस तरह कि अफगान तालिबान एक क्लोज एसोसिएशन तो अभी भी अलकायदा के साथ रखते हैं। इसकी बड़ी मैनिफेस्टेशन एमन अल जावरी की जो अटैक हुआ, उसकी जो किलिंग हुई, वो साबित करती है कि अफगान तालिबान के अंडर अलकायदा, वो चाहे लूज फॉर्म में, लेकिन वो वर्केबल कंडीशन में मौजूद है। और अगर हम अफगान तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, गो के अफगान तालिबान ने विजिट भी किया चाइना का, दे विजिटेड चाइना अगस्त 21 में, याद रखिएगा जी, दे विजिटेड चाइना। लेकिन अफगान तालिबान को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं और हमारी रिकॉग्निशन के कुछ अरसे बाद अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर अगेन अलकायदा ने कोई अटैक बड़ा प्लान कर दिया, तो चाइनीज की पोजीशन इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा जी। सो हम तो फॉरेन चाइना में भी रिकॉग्नाइज नहीं किया, अभी तक नहीं किया। बट सेकंड, इससे ज्यादा बड़ा इशू, अंडर द फ्लैगशिप BRI प्रोजेक्ट्स, जो सबसे बड़ा मास्टर प्लान है वो CPEC है। एंड अंडर CPEC सिर्फ ये नहीं है कि आपने काशगर को गवादर के साथ कनेक्ट कर देना, बल्कि चाइनीज का प्लान KP से 3 कॉरिडोर्स, बलूचिस्तान से 3 कॉरिडोर्स, कनेक्टिंग whole of Afghanistan and northern Iran with Central Asian republics all the way to Europe. इस पूरी कनेक्टिविटी के लिए अफगानिस्तान में एक पीसफुल गवर्नमेंट चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स और इंटरनेशनल ट्रेड, उसमें किसी भी तरह की हर्डल्स क्रिएट ना करे। तालिबान पर, अफगान तालिबान पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को ट्रस्ट नहीं है। सो जब इतनी बड़ी रोड कनेक्टिविटीज बननी है, तो जनाब आपके फिर इंटरनेशनल आप कह लें सर्विस प्रोवाइडर्स, उन्होंने भी तो उतरना ना बीच में, चाहे वो ऑयल इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड हो, बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड हो। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सारी ये रोडें और सारी कनेक्टिविटीज चाइनीज ने खुद ही आबाद, इनको शाद आबाद करना है। बिजनेस एक्सपेंड करना, पूरी दुनिया का उसको लीड करना है, तो उसके लिए सबका ट्रस्ट चाहिए, और इंटरनेशनल कम्युनिटी अफगान तालिबान पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं। सो चाइनीज के लिए ये कंसर्न। सो हम चाइनीज की तरफ से भी देखते हैं कि कोई बड़ा अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आता। 3 काफी है, हमें कोई जरूरत नहीं है, कोई इंडिया मेजर पावर नहीं है, ये जेल में रख लीजिए, ये मेजर पावर्स के कॉन्टेक्स्ट। सो बड़ी पावर्स के ये जो है रिस्पॉन्स है अभी तक, 3 बड़ी पावर्स को आप देख लें तो दैट वुड बी सफिशिएंट एक 20 नंबर के जो है उस सवाल में। जहां तक बात आ जाती है फिर ऑप्शंस फॉर पाकिस्तान, अगर वो ये साथ पूछ लेता, अगर पूछ ले, तो फिर यहां तो समरी आएगी जी, जो हमने सेकंड टॉपिक किया उसकी जो हमारी पॉलिसी रिकमेंडेशन है वो डिटेल में बता देंगे हम। लेकिन जो उससे ऊपर वाला पोर्शन है उसकी सारी समरी आ जाएगी। पाकिस्तान तो मुझे फंस गया इसमें। सो ये
टॉपिक का जो है वो अभी तक के टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट में कि हमारे यहाँ अगर सीएसएस में अगर ये सवाल आ जाए, अगर आप इंडियंस के आर्टिकल्स पढ़े ना, तबाही के आर्टिकल, लेकिन वो हमारे किसी काम, हमारे हमारे सीएसएस की नॉलेज वाइज तो इम्प्रूवमेंट हो। आप कुछ ना जाए तो वो जो है बायजूस उसकी साइट पे चले जाइए ना, एप्लीकेशन पे, तो बड़े शानदार आर्टिकल पढ़े हैं कि अफगानिस्तान में होने वाली चेंज और ऑप्शंस फॉर इंडिया, बड़े शानदार आर्टिकल है। लेकिन ये हमारे सीएसएस में काम नहीं आने, क्योंकि हम पाकिस्तान में का पेपर देना ना हमने, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट। लेकिन बड़े शानदार आर्टिकल हमारे वहां तो कुछ लिखा ही नहीं जाता, ये तो फजूल सी चे बातें। लेकिन इंडियन ऑथर्स को पढ़ने से प्रॉब्लम ये है कि हमने यहाँ पर सीएसएस के पेपर देने हैं, चलो पेपरों में फिर भी हमें कोई उस्ताद अप्रिशिएट कर देगा जी बड़ी बात की है, इंटरव्यूज तक हमारा वो माइंडसेट बन जाता है, और वो माइंडसेट फिर हमें इंटरव्यूज में बहुत तंग करता है। इंटरव्यूज के लिए फिर हमारा माइंडसेट बनाना, तो हमने अपने पेपरों के लिहाज से जिस तरह हमारी बात है ना जी, हमने उसी तरह लेके जो है वो चल। ये 3 बड़े टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू अफगानिस्तान, कि मे भी वो किसी भी फ्रेमवर्क में कोई भी टॉपिक हमारे से पूछ सकता है। मेरी कोशिश होगी कि हर दिन हम अगर 3-3 ही टॉपिक्स कर लें, ताकि चीजें जल्दी जल्दी जो है वो खत्म हो जाए। अपने अजीम एनालिसिस अपने पास रखी, मुझे आप लोगों के, जिसने अगर बहुत जोर की किसी को सवाल आया हुआ ना, तो मुझे वो वॉइस नोट भेज दे। बहुत जोर की किसी को सवाल आया हुआ तो मुझे वॉइस नोट भेज दे। मेरे पास क्लास में ये मैंने सवालों के जवाब लेके भी देख लिया, ये चैट खोलो तो तब कोई गंद डाल देता है, सवाल करो तो फिर वो जानू मानू शुरू हो जाता है। तो जिसने सवाल करना है, जिसका सीरियस कंसर्न है, मुझे वॉइस नोट कर दे, मैं उसको रिप्लाई कर। ओके जी, टेक केयर। सोर्स सारे ये ऑनलाइन पड़े हुए हैं जी। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट है, क्राइसिस ग्रुप की। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स पीस फाउंडेशन है, उसकी वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़े, और हमारी जो अपने इसके ISSI के ब्रीफ है, पॉलिसी ब्रीफ्स, वो ऑनलाइन पढ़े। ऑनलाइन ही सारा, क्योंकि मोस्ट रिसेंट चीज है ना, इस पे कोई किताब तो अभी तक इस तरह के टॉपिक्स में कोई बड़ी ऑथेंटिक किताब का फ्रेमवर्क तो नहीं होता ना जी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू, टेक केयर, कल मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज।